हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस एंड बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मुझे कह रहे थे कि सर सीए फाइनल के लिए भी गुरु ज्ञान लाओ सर फाउंडेशन में आपके गुरु ज्ञान देखकर हम पास हुए, इंटर में आपके गुरु ज्ञान ने हमें बहुत हेल्प किया और एग्जाम कैसे देना है एक्चुअल में वो समझ में आता है जब हम गुरु ज्ञान देखते हैं। सर अब हमारा लास्ट पड़ाव है सीए फाइनल एंड प्लीज आप हम लोगों को गुरु ज्ञान दीजिए तो सो दैट ये सीए फाइनल एक बार में हम क्लियर करके निकाल ले। हम लोगों को एफआर जैसे सब्जेक्ट में किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, कैसे हम लोगों को चीजों का ध्यान रखना है, ये हम लोग समझ सके। ये एक वीडियो सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सारे गुरु ज्ञान को कवर करेगा। मैंने 5 गुरु ज्ञान आपके लिए सामने रखे हैं। पहला डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस, दूसरा पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस, तीसरा यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, चौथा हैंडलिंग एमसीक्यूज एंड पांचवा बेस्ट 85 या बेस्ट 85 90 या एवरेज 100 कौन सी चीज अच्छी होती है। ये 5 चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप बहुत जल्दी में है क्योंकि एग्जाम्स नियर बाई है, आप 1.5 की स्पीड पे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहे तो सेक्शन स्विच करके आप उस सेक्शन में जाकर उस सेक्शन को देख सकते हैं। मैं आपको पूरी बात अच्छी तरीके से बताऊंगा जो आपको एफआर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर ऑफ सीए फाइनल में बहुत हेल्प करने वाला है। और इसमें हम लोगों को एग्जाम्शन का एक टारगेट करना चाहिए सो दैट हम लोग पूरा ग्रुप 1 अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। सबसे पहले फॉरमोस्ट दी डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉर्मली अगर मैं पेपर पैटर्न बोलूं तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास 2 पार्ट होते हैं पेपर में। 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव। 30 मार्क के एमसीक्यू में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और सिंगल एमसीक्यूज दोनों टाइप के एमसीक्यूज रहते हैं, टोटल 30 मार्क्स का। एंड 70 मार्क्स वाले पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं 14 मार्क्स के। हमको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन 1 14 मार्क्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन जनरली इज कंपलसरी एंड उसके बाद 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन में कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 14 मार्क्स के। ये तो हो गया सिंपल पेपर पैटर्न जो आपका एफआर का होगा और नॉर्मली यही पेपर पैटर्न आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। However, हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस की। ये समझने की कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूट जो हमारा एफआर का पेपर बनाता है वो किस क्वेश्चन में क्या चीज देता है सो दैट हम अच्छी तरीके से पेपर को कंट्रोल कर सके, पेपर को मैनेज कर सके। मैंने लास्ट 5 से 6 टर्म के पेपर की एनालिसिस की। मैंने सब चीजों को एक एक जगह लिखना शुरू किया कि इंस्टीट्यूट किस क्वेश्चन में क्या दे रहा है एंड मुझे एक थोड़ा सा सेट टाइप का पेपर पैटर्न दिखा जो इंस्टीट्यूट सीए फाइनल एफआर में बनाता है। अगर मैं लास्ट 6 टर्म के पेपर देखूं, 6 टर्म के पेपर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन से ही आपको दिखेगा। कंसोलिडेशन में मेनली सब्सिडरी वाला पोर्शन यानी इंड एस 110 एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी इंड एस 103। ये 2 इंड एस से आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है एंड अपने पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी हम लोग लास्ट 7-8 दिन से बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन की रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट जो क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम में देखकर कम से कम हमको डर ना लगे और हम उसमें आगे बढ़ सके। अगर पूरा कंप्लीट ना भी कर पाए तो इतना कर ले कि हम लोगों को उस 14 में 8 9 10 मार्क्स स्कोर हो जाए और ये कंपलसरी क्वेश्चन हमारा अच्छे से निकल जाए। पूरा क्वेश्चन कर पाना, जैसे डीटी में टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, वैसे ही ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बना के देता है, इतने सारे एडजस्टमेंट देता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है उस 3 घंटे के टाइमिंग में। तो हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम हम इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके सो दैट 14 में जितने से जितने ज्यादा मार्क्स हो सके हम वो उठा सके। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होता है इंड एस 103 यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन या इंड एस 110 यानी कंसोलिडेशन से। एक ही क्वेश्चन आता है 14 मार्क का, सिर्फ एक टर्म में 2023 में, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो, बिजनेस कॉम्बिनेशन आया था और इंड एस 1 से एक क्वेश्चन आया था। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ फुल 14 मार्क क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1 इन योर जैन 26 पेपर एंड ऑनवर्ड्स। सर क्या आएगा सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन? ट्रेंड की देखो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आना चाहिए बट इंस्टीट्यूट ऐसा कोई ट्रेंड फॉलो करता नहीं है। 2 टर्म में लगातार कंसोलिडेशन उन्होंने पहले भी दे रखा है तो हो सकता है इस बार भी कंसोलिडेशन आ जाए। एनी विच वे आएगा इन दोनों में से एक ही और अच्छी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिर
क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जनरली दो पार्ट्स बनते हैं 7+7। जो पहला वाला क्वेश्चन होता है वो आता है इंड एस 109 से। 109 यानी हमारा हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। 7 मार्क का एक क्वेश्चन देता है, चाहे वो एम्बेडेड डेरिवेटिव से दे दो, चाहे वो लोन टू एम्प्लॉइज एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, चाहे वो मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी फाइनेंशियल एसेट दे दो। 7 मार्क का एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2A में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2B अगर आप देखोगे तो ये वो पहले वाले सेक्शन ऑफ इंड एस से आता है। इंड एस 1, इंड एस 7, इंड एस 34, इंड एस 8, इंड एस 10, इंड एस 113 जो पहले हमने पढ़े थे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 34 इंटरिम रिपोर्टिंग, 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला सेक्शन है इंड एस 1, 34, 7, 8, 10, 113 उससे आपको क्वेश्चन नंबर 2B देखने को मिलेगा। करने लायक क्वेश्चन होता है, अगर आपने इंड एस को पढ़ रखा है इन इंड एस को तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल होता है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2B में 14 मार्क्स के 2 7-7 मार्क के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जनरली आपसे पूछता है, एक इंड एस 9 से और एक इंड एस रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहां पर इंस्टीट्यूट इंड एस ऑन एसेट्स एंड वो जो बाद बाकी इंड एस है इंड एस 19, 21, 33, 12 उनसे खेलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर ए देखोगे तो इंड एस ऑन एसेट ज्यादा टाइम दिखेंगे, 36, इंपेयरमेंट 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 116 लीजेस। और एक बार आपको इंड एस 19 दिखेगा, या तो यहां दे देगा इंड एस 19 या नंबर 4 में दे देगा। यानी ये वो जो दो इंड एस हो गए, इंड एस ऑन एसेट्स वाला बड़ा पार्ट और जो इसके बाद इंड एस वाले पार्ट्स है लाइबिलिटीज एंड अदर वाले इंड एस जो हमारे सेकंड पार्ट में थे इंड एस, उन इंड एस से ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनता है। एक साइड अगर इंड एस ऑन एसेट दे देगा तो दूसरे साइड इंड एस 33 या 12 या 21 या फिर आपको इंड एस 19 इन सब से क्वेश्चन देखने मिलेगा। कभी कभी अगर उनको इच्छा हुआ कि इंड एस 109 यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से वेटेज बढ़ाना है तो देते हैं, अदरवाइज यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको दो क्वेश्चन दिखेंगे इंड एस ऑन एसेट से एंड दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे इंड एस 12, इंड एस 19, इंड एस 33, इंड एस 21 से। अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूअसली यही दिखाई देगा, ये इंड एस ऑन एसेट्स हो गए, इंड एस 19, 102, 21, 20 ये सभी दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ना थोड़ा मिक्स्ड बैग आता है। अब हम हमेशा ध्यान रखें, दो क्वेश्चन इंड एस ऑन एसेट से आएगा, 3 एंड 4 अगर मैं लिखूं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, दो क्वेश्चन आएगा फ्रॉम इंड एस ऑन एसेट्स जो बहुत ही इजी और मैनेजेबल होते हैं, ये आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पेपर में। एंड दो क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम इंड एस, कौन कौन से, 19, 21, 102 और 12, 33 ये अच्छे वाले इंड एस है, इनसे ये दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस तरीके से इंस्टीट्यूट बना के देता है, खेलते रहता है, कभी ए में वो दे दिया, बी में ये दे दिया, ए में वो दे दिया, बी में ये दे दिया, इस तरीके से आपको दो दो क्वेश्चन 3 और 4 में दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्टीट्यूट ज्यादातर आपसे इंड एस 115 जो रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है वो पूछता है, उसके साथ एक क्वेश्चन थ्योरी का बैठाता है और एक क्वेश्चन इंड एस 101 जैसे इंड एस से पूछता है, 101, 111 वैसे इंड एस से पूछता है। तो इंड एस 115 आ सकता है या उसके साथ इंड एस 101, 111 आपको जनरली देखने मिलेगा। और एक क्वेश्चन 5C में ऑप्शन रहता है जिसमें इंड एस 1 जैसा इंड एस या थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इंड एस से, जो कि मैनेजेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो अगर आपने इंड एस 10115 वगैरह पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये ऐसे क्वेश्चन है जो कम टाइम के अंदर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। जब भी एफआर का पेपर हम शुरू करेंगे हम पहले इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इंड एस 115, सेकंड पार्ट इंड एस 101, इंड एस 111 यानी फर्स्ट टाइम अडॉप्शन या फिर जॉइंट अरेंजमेंट वगैरह से, और थर्ड पार्ट थ्योरी या इंड एस 1 से क्वेश्चन आ जाएगा जो कि बहुत सिंपल
सिंपल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए थ्योरी से आ जाता है, ब्लॉकचेन वगैरह की थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। 6 का बी जो आता है वो इंड एस ऑन एसेट से इंस्टीट्यूट वापस पूछ लेता है, इंड एस ऑन एसेट। तो इंड एस ऑन एसेट से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंड एस ऑन एसेट्स में क्या क्या हो गया, इन्वेंट्री, पीपी, इनटैंजिबल एसेट, इंपेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर इंड एस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब इंड एस ऑन एसेट्स है। इंड एस 41 ऑन एग्रीकल्चर, ये सब इंड एस ऑन एसेट्स है जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6C वही वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट, इंड एस 1, 8, 10, 113, 7, इंड एस 34 जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह से रिलेटेड है, उससे आपको क्वेश्चन दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर 6C में। तो अगर लास्ट 4 टर्म देखो आप, तो इस तरीके का एक पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट बना के दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंड एस 115, इंड एस 101, 111 थ्योरी, इंड एस 1। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन थ्योरी, फिर एक इंड एस ऑन एसेट, फिर एक इंड एस 1, 34, 8, 10, 113, 7 से देता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट सजा कर देता है, जो पास्ट एग्जाम से मेरे को देखने मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इंड एस 109 एंड वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले इंड एस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हो गया 2 क्वेश्चन इंड एस ऑन एसेट से और 2 क्वेश्चन इंड एस 19, 21, 33, 102 एंड इंड एस 12 से, ये 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इंड एस 115, इंड एस 101, 111 थ्योरी एंड इंड एस 1। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरी, एक इंड एस ऑन एसेट्स एंड एक प्रेजेंटेशन वाला इंड एस। इस तरीके से इंस्टीट्यूट पूरा पेपर आपका बनाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट मेरे को लगता है यही पेपर पैटर्न धीरे धीरे इंस्टीट्यूट आगे भी फॉलो करेगा। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा चेंज करने पे मेरे को नहीं लगता है बिलीव करेगा। यही पेपर पैटर्न मेरे को लगता है जैन 26 में भी आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द पेपर पैटर्न। तो ये पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है लास्ट 4 टर्म से, जो मैंने 4 टर्म की एनालिसिस पे देखा। अब सर इस पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारा पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर अविनाश संचेती एक स्टूडेंट होता इस एरा में और अपना पेपर एफआर का लिख रहा होता, तो अविनाश संचेती किस तरीके से पेपर लिखता मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेरी रडार में रहते क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहां पे ना 5, 5, 4 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 + 5 + 4 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा उनमें पेचीदगी होती नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर मेरे वो इंड एस जैसे इंड एस 115, इंड एस ऑन एसेट्स, इंड एस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से देख के मैं गया हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपना पहला दूसरा क्वेश्चन बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? अगर क्वेश्चन 5 मार्क में है तो उनमें टेक्निकलिटीज कम होगी, पेचीदगी कम होगी, मेरा पेपर फटाफट मूव करेगा। जो मेरे पास पहला 15 मिनट रीडिंग टाइम है, मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 6 का सी, 6 का ए तो थ्योरी है, 6 का बी, 6 का सी अच्छे से पढ़ सकता हूं। तो जैसे ही मेरे पास पेपर आया, 6 का बी बनाया, 6 का सी बनाया, 6 का ए का थ्योरी लिखा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 में मूव किया, या वैसे वर्सा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी अच्छे से पढ़ के रेडी कर लिया सब कुछ, जैसे ही आया मैंने 5 का ए और बी कर लिया, थ्योरी लिखा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 में गया। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे फटाफट हो सकते हैं और मेरे पेपर में कवरेज करने के लिए, मेरे को एक लीप देने के लिए मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पेपर में आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सर क्या पहले हमें एमसीक्यू नहीं करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। रीजन, पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम में आपको एमसीक्यू का पेपर मिलता नहीं है। तो आपको पहले 15 मिनट में मिला था मेन पेपर, आपने 15 मिनट उस पर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने का टाइम आ गया। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलता है, आप पहले ये वाला लिख दो, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। इसीलिए पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, पहले ये। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको हमेशा बोलूंगा 3 क्वेश्चंस करने के बाद, 42 मार्क्स करने के बाद उधर जाइएगा, ताकि एक बैलेंस बना रहे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, 6 मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होगा। इसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन 2 और 3 और 4, 2 और 3 और 4 मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा। अगर मुझे लगता है कि यार
मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम देखा दिखाया है, मेरे से आराम से हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 3 में इंडेस ऑन एसेट्स और जो इंडेस 33 वगैरह है वो मेरे से हो जाएगा। 2, 3, 4 में जिसमें मेरे को दोनों क्वेश्चन आते हैं 7+7, मैं थर्ड क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करूंगा। ये करने से 40 से 42 मार्क का मेरा पेपर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद मैं जाऊंगा एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में सबसे पहले मैं सिंगल एमसीक्यूज करूंगा, जो इंडिविजुअल वाले एमसीक्यूज है पहले उनको कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक किया, बात खत्म। जो फटाफट कंप्लीट हो सकते हैं, 2 से 3 इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, पहले फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, पहले उनको करेंगे। फिर मैं जाऊंगा ऐसी केस स्टडीज में। देखो केस स्टडी 2 टाइप की होती है। एक केस स्टडीज होती है जिसमें पूरा का पूरा केस रिलेटेड होता है, जैसे पहले ज्ञान दिया, एक एसेट हमने परचेज वगैरह किया, फिर बोरोइंग कॉस्ट के बारे में ज्ञान दिया, फिर ग्रांट के बारे में ज्ञान दिया, पूरा उसी एसेट से रिलेटेड ज्ञान दिया है। ये पूरी की पूरी केस स्टडी जो होती है इंटरलिंक्ड होती है, जब तक एक एक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक केस स्टडी होती है जिसमें 3 या 4 पॉइंट आपको दे देता है और हर पॉइंट अलग इंडेक्स से होता है। एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, आंसर नंबर 1 पहला वाला पॉइंट पहला वाला एमसीक्यू, दूसरा वाला पॉइंट दूसरा वाला एमसीक्यू, एंड इस तरीके से आपका एमसीक्यू आता है। मैं पहले कौन सा प्रेफर करता हूं, सेकंड वाला टाइप। अगर मेरे को दिख रहा है कि 4 एमसीक्यूज है और वो चारों अलग अलग इंडेक्स से रिलेटेड है जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं एक एक पैरा पढ़ते जाऊंगा, एमसीक्यू आंसर करते जाऊंगा। केस बेस्ड एमसीक्यू में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़े क्या मांगा है, उसके बाद आप मेन डिटेल्स पढ़े और उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो पहले आप पढ़ लीजिए क्या आपसे मांगा है, देन स्टार्ट रीडिंग द केस एंड फाइंडिंग द आंसर, केस को पढ़ते पढ़ते। अगर मैं देखूं यहां पे 30 में 30 ना हो तो 30 में मेरा 22 या 20 मार्क्स अगर हो जाए, 20 to 20 मार्क्स हो जाए, मान लो एक केस स्टडी बहुत बड़ा आ गया, वो 1 का ए डराने के लिए आपको बड़ा केस स्टडी दे देगा। अगर बहुत बड़ा केस स्टडी आ गया तो उसको छोड़ के 20 से 22 मार्क्स मुझे यहां कंप्लीट करने हैं। 42 मार्क्स मैंने पहले कर लिए, 20 से 22 मार्क्स मैंने अब कर लिया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से मैं एक और क्वेश्चन करूं, 1 मोर क्वेश्चन। ये मेरे को 2, 3 और 4 में से एक चॉइस में छोड़ना है। 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में एक चॉइस है। मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो आप कर ही लीजिएगा। 2, 3, 4 में से कोई एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ के बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन 5, दूसरा क्वेश्चन 6, ऐसा हो गया। फिर 2, 3, 4 में से एक क्वेश्चन किया, फिर मल्टीपल चॉइस में गया, फिर क्वेश्चन 2, 3, 4 में से बचा हुआ एक क्वेश्चन किया। फिर मैं गया रिमेनिंग एमसीक्यूज में, फिर मैं गया रिमेनिंग एमसीक्यूज में, एंड लास्ट में मैं गया क्वेश्चन नंबर 1 में। सर क्वेश्चन नंबर 1 आप एकदम लास्ट में डाल दिए जो कंपलसरी था। हाँ, इसको लास्ट में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग कहीं पहले लेके बैठ गए तो ये जितना टाइम इन्वॉल्व करता है ना क्वेश्चन को पढ़ने में और उसकी वर्किंग्स करने में, हो सकता है कि आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं और वो क्वेश्चन ईजी रहे। इसको सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, ये क्वेश्चन टेक्निकल भी होता है, पहले उठा लेने से हो सकता है आप फंस जाओ। इसीलिए आई एडवाइस कि पहले इस पे ना फंसे, पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आगे बढ़े, एमसीक्यूज बीच में करते जाएं और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करें। जितना हुआ हो गया, जो नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पार्ट मार्क्स मिल जाएंगे जितना आपने काम किया है उसका। मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया है तो आपने अक्वायरर अक्वायरी आइडेंटिफाई किया, डेट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई किया, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर दिया, नेट एसेट कैलकुलेट कर दिया, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर दिया, एनसीआई निकाल लिया, तो इसी का आपको 5-6 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपसे बैलेंस शीट नहीं भी बन पाई, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को पार्ट मार्किंग में 5 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी बच्चा पहले हाथ मत लगाना, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। पहले पढ़ना ही मत क्वेश्चन नंबर 1 को, खाली देख लेना बिजनेस कॉम्बिनेशन है या कंसोलिडेशन है। अगर आप देख लिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया, बस उसको मार्क करके छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे, पहले इस सबको पढ़ के कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं आनी जानी इससे। तो अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मेरे को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती बिफोर द पेपर की मैं क्या करने वाला हूं, तो आई वुड हैव मूव्ड दिस वे। हाँ, उसके बाद पेपर मेरे हाथ में आएगा, चीजें कुछ अगर चेंज होंगी तो मैं उनको भी कंसीडर करूंगा, बट एक बेस पैटर्न मेरे दिमाग में रहेगा। मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे अटैक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इजी बनाता है। तो ये करने से बेस्ट तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर पाऊंगा पेपर में। पेपर अगर लेंदी भी हुआ तो मेरा पेपर मैं टाइमली कंप्लीट कर पाऊंगा जितना मैं कर सकता हूं। ये 2 चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपको एफआर के पेपर में एक एज देगी, एक लीप देगी जब आप अपना एफआर का पेपर लिख रहे होंगे। अब इसके साथ तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर पहला 15 मिनट्स टाइम कैसे यूज किया जाए, हाउ टू यूज फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ अवर
रीडिंग टाइम कैसे उसको यूज किया जाए। अब आप फाउंडेशन और इंटर एग्जामिनेशन दे चुके हो तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट आपको 15 मिनट का हर पेपर के पहले रीडिंग टाइम देता है। इस रीडिंग टाइम में आपको सिर्फ जो मेन वाला सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर है सिर्फ वो दिया जाता है, ना एमसीक्यू वाला पेपर दिया जाता है, ना राइटिंग शीट दी जाती है, सिर्फ सब्जेक्टिव वाला पेपर दिया जाता है और 15 मिनट आपको बोला जाता है आप अपना पेपर पढ़ सकते हो। नॉर्मली 15 मिनट में 2-3-4 मिनट लेट हो ही जाता है, तो आप समझिए ऑन एन एवरेज 10 to 12 मिनट्स हर बच्चे को मिलता है रीडिंग टाइम। सर इस रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए? इस रीडिंग टाइम में सारे बच्चों को पहला काम करना चाहिए, बर्ड्स आई व्यू ऑफ पेपर ले लेना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू ऑफ पेपर से मेरा मतलब है खाली क्वेश्चंस को घुमाते जाओ और आइडेंटिफाई करो कौन से इंडिया से क्वेश्चन आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपने, देखा बिजनेस कॉम्बिनेशन, लिख दो पास में बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये देखा इंडिया 109, लिख दो पास में 109। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो टॉपिक भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने देखा इंडेस मान लो 7 से आया या इंडेस 34 से आया तो पास में लिख दो इंडेस 34। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडेस 16, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंडेस 19, क्वेश्चन नंबर 4 इंडेस 21, क्वेश्चन नंबर 5 इंडेस 36 4B, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ एक बार पेपर को घुमाओ। डोंट रीड द क्वेश्चंस इन फुल, जस्ट टेक अ ग्लिम्स एंड आइडेंटिफाई कौन से इंडेस से ये क्वेश्चन आया है। अगर इतना करते करते तुम ये आइडेंटिफाई कर सको कि 2, 3, 4, 5, 6 में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमको छोड़ना है तो मजा ही आ जाए। अगर आप अपनी चॉइस को आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ने वाले हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सर कैसे आइडेंटिफाई करें चॉइस? मान लो क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी ऐसे इंडेस से आया जो इंडेस तुमने देखा ही नहीं है या अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, तो तुमको समझ में आ गया 3 हम हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम करेंगे तो हमको पार्ट मार्क्स भी नहीं मिलेगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर हमको पहले ही ग्लांस में ये आइडेंटिफाई हो जाए 2, 3, 4, 5, 6 में से कौन सा चॉइस में जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये करते करते आप समझिए 12 में से 5 मिनट निकल जाएंगे एक बार पेपर घुमाने में और ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मेरे को क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना है। इसके बाद जो भी आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, मान लो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 आया है ना उसमें पहला वाला क्वेश्चन इंडिया 16 से आ गया पीपी जो मेरा देखा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन इंडिया 33 से आ गया ईपीएस से, ये भी मेरा देखा हुआ है और हमको लगता है ये हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ना शुरू करो। अब आपका टाइम आ गया फर्स्ट क्वेश्चन को थॉरोली अच्छे से रीड करने का, ऐसे रीड करने का कि अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए पीपी से क्वेश्चन आ गया, पहला लाइन में बोला एक बिल्डिंग परचेज किया, तो मैं बिल्डिंग का कॉस्ट परचेज किया, अंडरलाइन करते 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 मैं कॉस्ट निकालना शुरू करूंगा, पास में पेंसिल से लिखते चले जाऊंगा। फिर उसके बाद उसका यूजफुल लाइफ वगैरह दिया, आइडेंटिफाई करते जाऊंगा, डेप्री वेप्री है तो निकालते चला जाऊंगा। जो जो मेरा क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और जो जो निकलते जाएगा शॉर्ट में पास में लिखते चला जाऊंगा पेंसिल से, सो दैट जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आए मैं फटाफट उस क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करूं। मैं ट्राई करूंगा कम से कम 1 7 मार्क्स या 2 5 मार्क्स, मैं 10 मार्क के क्वेश्चन इस 15 में जो मेरे पास 7 मिनट बचे हैं उसके अंदर रीड कर सकूं और आइडेंटिफाई एनालाइज कर सकूं कि मेरे को इसमें कैसे मूव करना है। तो मैं बर्ड्स आई व्यू लूंगा पूरे पेपर की, क्या आया है क्या नहीं, मैं क्वेश्चंस रीड कभी नहीं करूंगा। मैं उसके बाद नंबर 2 क्या चॉइस में छोड़ना है, अगर ये आइडेंटिफाई कर पाऊं तो बेस्ट है। फिर नंबर 3 जो पहला क्वेश्चन मेरे को लगता है मैं कर सकता हूं, मैं उसका क्वेश्चन थॉरोली रीड करना चालू करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं थॉरोली क्वेश्चन रीड करना चालू करूंगा और एक एक चीज आइडेंटिफाई करना चालू करूंगा, दिमाग में बनाऊंगा किस तरीके से मेरे को पेपर आते ही लिखना है, सो दैट मैं पहला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूं। अगर आप पहला चार क्वेश्चन मतलब मान लो 4 और 5 आप कर रहे हो तो 4 में 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 में 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर पहला 4 से 5 क्वेश्चन सब पार्ट्स में अगर अच्छे से लिख देते हो तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको एफआर आता है, और फिर वो चेकिंग जब करेगा वो इसी मूड से चेकिंग करेगा कि आप एक अच्छे बच्चे हो एंड यू नो एफआर। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए पहला 4 से 5 क्वेश्चन हम सिर्फ वही अटेंड करेंगे जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट है जो मैंने देख रखा है। अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो दोज विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे और किसी चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट 15 मिनट्स यूज करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे पेपर पढ़ने में, हमको जो करना है हम उसी काम पर सीधा ध्यान देंगे, सो दैट हम ये 15 मिनट भी उस 3 घंटे के रीडिंग टाइम के अंदर यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। फिर इसके बाद
सर एमसीक्यूज को हैंडल कैसे करें? एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया दो टाइप के एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड नंबर 2 सिंगुलर एमसीक्यूज। पहले जब भी पेपर में एमसीक्यूज तुम करने बैठोगे, तुम पहले सिंगुलर वाला एमसीक्यू सल्टाना। मान लो सर सब हमारा सब केस बेस्ड आया, सिंगुलर एमसीक्यू आया ही नहीं। केस बेस्ड में दो टाइप के केस बेस्ड होते हैं। केस बेस्ड में दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेटेड, पूरा का पूरा केस स्टडी आपस में लिंक्ड है, सब पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है, जब तक एक नहीं निकलेगा तब तक दूसरा तीसरा चौथा नहीं निकलेगा। ये केस स्टडी को बाद की तरफ करो। और एक केस स्टडी होती है जो नॉन इंटीग्रेटेड होती है, मतलब 4 पॉइंट में 4 अलग अलग चीजें बोली गई है। एक में इंडेक्स 1 बोल दिया, एक में इंडेक्स 102 बोल दिया, एक में इंडेक्स 34 बोल दिया, सब में अलग अलग चीज बोला हुआ है। तो ये केस स्टडीज थोड़ी इजी होती है। ये केस स्टडीज जनरली क्या होती है, पहला पैरा पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन, दूसरा पैरा पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक बार ग्लांस दे लोगे कि हाँ ये 4 चीज मेरे से पूछा है। पैरा नंबर 1 पढ़ोगे, जो चीज निकल सकती है वो निकाल के उस क्वेश्चन को एमसीक्यू को कंप्लीट कर दो। फिर दूसरा पैरा पढ़ो, जो चीज निकल सकती है निकाल के उसको कंप्लीट करो, एंड इस तरीके से उसमें आगे मूव करो। एमसीक्यूज वही बच्चा बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा जिसने एमसीक्यूज की पहले प्रैक्टिस कर रखी हो। हम लोग लास्ट 30 डेज से सीए फाइनल एमसीक्यू चैलेंज चला रहे हैं। सर ये सब तो हम लोग को पता ही नहीं आप एमसीक्यू करवा रहे हो। मैं ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर पाता हूं। अभी मैंने धीरे धीरे जो मेरे बच्चे एनरोल्ड बच्चे हैं उनको मैंने देना शुरू किया है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एक बच्चे हो जिसने मेरे से क्लास नहीं लिया बट वो एमसीक्यू करना चाहता है, www.navinclasses.com पे चले जाइए। सीए फाइनल एफआर का आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिख जाएगा। आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्वालिटी बढ़ेगा एमसीक्यूज का। तो आपको एमसीक्यूज नंबर 1 एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जो लास्ट 4-5 दिन आप एफआर पढ़ो, शाम का 1 घंटा सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडीज को डिवोट कर दो कि ये 1 घंटे में हम 2-3 केस स्टडीज करेंगे, 10-5 एमसीक्यूज करेंगे। इस तरीके से हम अपना प्रिपेयर करेंगे सो दैट एग्जाम के दिन एमसीक्यूज जब हम पढ़े तो हम उन एमसीक्यूज को प्रॉपरली सॉल्व कर सके। कुछ नहीं, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी इतना भी कर लोगे तो मोर देन एनफ है। पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी। तो एमसीक्यूज में सबसे पहले सिंगुलर एमसीक्यूज करना है, फिर वो केस स्टडीज करनी है जो नॉन इंटीग्रेटेड है, जिसमें सब अलग अलग है, जिसमें कोई रिलेशन नहीं है, एक पैरा पढ़ो एक आंसर करो। फिर वो करना है जो पूरा इंटीग्रेटेड केस स्टडी है। केस स्टडी में हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ताकि तुम जब केस स्टडी पढ़ो जैसे जैसे एक एक चीज निकलती जाए तुम फटाफट निकाल के उन क्वेश्चन को टिक कर सको। तुम अगर पहले केस पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है मेन जो बातें तुम उनको अंडरलाइन ना कर पाओ। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो क्या क्या मांगा है, फिर जब केस पढ़ते जाओ मेन चीज अंडरलाइन करो जो तुमको हेल्प करेगी वो चारों एमसीक्यूज आंसर करने में। क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर एफआर के पेपर में सबसे बड़ा टेंशन यही होता है सर, पेपर लेंदी होता है। 100 मार्क का पेपर करना है तो बहुत स्पीड से सर लिखना पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ पेपर में छूट ही जाता है। तो सर क्या एफआर के पेपर में अगर हम 5-10 मार्क्स एग्जाम में छोड़ देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम है? देखो मैं आपको बताता हूं, देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ राइटिंग एन आंसर पेपर इन एग्जाम। नंबर 1, मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करूंगा। नंबर 2, मैं जो करूंगा बहुत अच्छे से करूंगा, भला ही 5-10 मार्क्स छूट जाए बट जो मैं करूंगा उसमें सामने वाला मार्क्स कट नहीं करना चाहिए। अगर सीए फाइनल लेवल की बात करूं तो सेकंड स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, बहुत काम आती है जेन्युइनली। अगर एफआर के पेपर की बात करूं तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो 100 मार्क पूरा करने के लिए आप हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कमी करते चले जाते हो। कभी वर्किंग नोट्स दे देते हो, कभी हड़बड़ी में कैलकुलेशंस करते हो, तो इसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है, स्टेप मार्किंग होने की चांसेस ज्यादा है, मार्क्स कटने की चांसेस ज्यादा है। तो आप जो वो 10 मार्क्स लास्ट में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना चाहते हो उसके चक्कर में पूरा पेपर में जो आपने लिखा है आप पूरा पेपर में अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो। आई विल एडवाइज जो 5 मार्क्स 7 मार्क के क्वेश्चन है उनको इतना अच्छे से लिखिए कि वो 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 6 आउट ऑफ 7 इस तरीके से मार्क्स आपको दे। तो अगर आप 85-90 भी अटेम्प्ट करोगे तो आई गारंटी एग्जामिशन आपके खाते में होगा। तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि यार पेपर लेंदी आया है और हो सकता है मैं कोई क्वेश्चन करूं तो मैं बीच में जाके अटक जाऊंगा, 7-10 मार्क्स मेरे को लगता है थोड़ा टेक्निकल है, इन दैट केस आपको 100 के पीछे नहीं भाग के 85-90 जो आप बेस्ट अच्छी तरीके से कर सकते हो उनको अटेम्प्ट करते जाओ। अगर एक क्वेश्चन तो चॉइस इंस्टीट्यूट दे रहा है, अगर एक मेरा 14 मार्क का क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं जो लिखूंगा वो इतने अच्छे से लिखूंगा कि सामने वाला उसके ऊपर मार्क्स डिडक्ट ना कर सके।
60 लाने के लिए यानी एग्जामिशन लाने के लिए पूरा 100 मार्क का पेपर नहीं करना पड़ता, 85 से 90 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से करना होता है। अगर कोई बच्चा 85 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए तो उसका एग्जामिशन पक्का है, उसको 70 तक मिल सकता है। बस आपको जो लिखा है वो अच्छे से लिख कर आना है, उसमें कमी नहीं करनी है। अगर से फॉर एग्जांपल इंडियस 116 का क्वेश्चन है तो लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं, उसका कैलकुलेशन आपको टेबल बना के दिखाना चाहिए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन टेबल बना के दिखाना चाहिए। अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो, सिर्फ कैलकुलेटर पे करके लिख रहे हो, तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स इन दी स्टेप मार्किंग पॉइंट। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं और मेरा 100 मार्क का पेपर पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है, सर मैं 85 90 पे 80 पे रुक जाता हूं, तो आप ट्राई करें जो 85 आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें, सो दैट आप 60 65 आराम से स्कोर कर सके। वैसे ग्रुप 1 में एफआर का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत अच्छी तरीके से करके जाए तो एग्जामिशन कहीं नहीं है, आप आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। बस सही डायरेक्शन में मेहनत जरूरी है और सही प्रैक्टिस जरूरी है, आप एफआर में 60+ आराम से ले आओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सीए फाइनल एफआर के लिए ध्यान रखे जो वो एग्जाम देने जा रहा है। और भी मैं एक आध वीडियोस बनाने वाला हूं, जैसे लास्ट 4-5 दिन में एफआर के सीक्वेंस में रिवीजन करना चाहिए, कितने क्वेश्चन बनाए कितने क्वेश्चन नहीं बनाए, कौन से टॉपिक पे स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, सो दैट आप एफआर की फाइनल प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सको। डन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट ना आने दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेल्फ डाउट ना आने दे अपने अंदर। और मेरे को 100% पता है Jan 26 एग्जाम में आप क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा।